स्टार्ट करते हैं हम। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो कि स्टार्टिंग तो थी इसकी रदरफोर्ड की 1830 में, लेकिन इसको 1809 में किसने परफॉर्म किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसको परफॉर्म कर दिया था पूरे एक्सपेरिमेंट को। क्या है एक्सपेरिमेंट के, क्या पॉइंट है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल जो है वो आज पता लग जाएगी इसकी। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले, अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करूं, तो सबसे पहले एक इस तरह से एक ट्यूब ली थी उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए। सारी चीजों को ध्यान से सुनना। 6 पॉइंट है इसके टोटल। आपको 6 पॉइंट समझ में आ गए तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। इस तरीके से एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ठीक है। वैक्यूम या सक्शन पंप बोल सकते हो, यहाँ पर एक सक्शन पंप लगा दिया है यहाँ पे। इससे हम जो इसमें गैस का जो प्रेशर है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मेटल आप अप्लाई कर सकते हो। इसको वायर से कनेक्ट कर दिया गया है और इस तरीके से ये बैटरी सेल जो भी है ये आप दिखा सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप हिसाब से एडजस्ट कर लेना इसको, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सर्किट के बारे में। यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो ये हिस्सा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये हिस्सा पॉजिटिव है। नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या लगाना होता है? कोई मेटल, यहाँ पर मेटल लगा दिया। जैसे मान लो यहाँ पर कई सारे मेटल है, आयरन, कॉपर, निकल, जिंक, कोई भी मेटल को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हो। उसके बाद हाई वोल्टेज करंट, कितना हाई वोल्टेज? लगभग 10,000 से 20,000 वोल्ट का करंट। आप अंदाजा लगाओ, आपके जो घरों में 220 वोल्ट का करंट आता है, ये 10,000 से 20,000 वोल्ट का करंट है, जिससे एक रेल का इंजन तक भी स्टार्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा करंट है कुल मिला के। हाई वोल्टेज जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। यहाँ हमने क्या लगा रखा है? यहाँ हमने मेटल लगा रखा है। और जैसे ये 10,000 से 20,000 वोल्ट का करंट पास करेंगे, यहाँ पर गैस एट लो प्रेशर है। मैं भी ये बात लिख देता हूँ यहाँ पर, गैस एट लो प्रेशर। कितना लो प्रेशर है ये भी नीट में पूछा जाता है। तो इसमें यहाँ पर गैस बहुत कम प्रेशर पे, 10⁻⁴ atm, इतना लो प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है ना। ज्यादा प्रेशर क्यों नहीं लेते? क्योंकि अगर ज्यादा गैस ले ली यहाँ पर तो गैस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो यहाँ से यहाँ पर कंडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो जो चीज याद रखनी है क्या भाई, 10 से 20,000 वोल्ट का करंट, हाई वोल्टेज करंट, और जो गैस एट लो प्रेशर है वो है 10⁻⁴ atm, ठीक है। बहुत लो प्रेशर है कुल मिला के यहाँ गैस का। जैसे ये सेटअप स्टार्ट किया, ये आपने रेड कलर का दिख रहा है, ये कोई मेटल आपने लगा रखा है। तो क्या नाम है, जैसे ही माइकल फेराडे ने ये बताया कि जो एटम होता है वो आयन भी हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है एटम के अंदर भी, कुछ ना कुछ पार्टिकल तो एटम के अंदर भी है। यही एक्सपेरिमेंट 1809 में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। 1907 के आसपास है, इसको मैं एक्यूरेट जो वैल्यू है वो लिख दूंगा। जे थॉमसन का किया हुआ एक्सपेरिमेंट था ये। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, जे थॉमसन के पूरे एक्सपेरिमेंट में, हाँ 1897 है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है 1897 में, ठीक है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से निकली थी वो अब 5 पॉइंट में, 6 पॉइंट में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एक एक करके ध्यान से सुनना हर पॉइंट को। जैसे ही इतना 1000 वोल्ट का करंट अप्लाई किया तो यहाँ से इन मेटल में से रेज निकलनी स्टार्ट हुई, ठीक है। कैसे रेज निकलनी स्टार्ट हुई, और वो रेज कहाँ जा रही थी? वो एनोड की तरफ जा रही थी। कई सारी स्ट्रीम रे की निकलनी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहला उन्होंने काम क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख के देखा। जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो बिल्कुल उसके अपोजिट, यानी बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी शेडो दिखाई दी। ये आपकी शेडो, उसको देखकर उन्होंने पहला पॉइंट निकाल लिया
कि जो रेज होती हैं वो कहाँ ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, तभी तो उसकी शेडो बिल्कुल उसके पीछे आई। अगर ये आगे पीछे ट्रेवल करते तो शेडो पे इफेक्ट होता। तो पहला पॉइंट क्या है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जितने भी पॉइंट हैं मैं एक एक करके सभी पॉइंट को यहाँ लिखता जा रहा हूँ, जितने भी पॉइंट हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ जो अंडरलाइन करने की बात है वो है आपकी क्या, स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट को अगर हम देखें तो भाई पहले तो ऑब्जेक्ट ला के देखा, इसकी शेडो यहाँ पीछे आ रही थी, ठीक है। अब एक बात आपको समझनी होगी कि ये रेज निकल के आ रही हैं वगैरह वगैरह, पहले मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको चीजों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना। सेकंड पॉइंट, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फैन, एक जो फैन है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक छोटा सा मूवेबल फैन यहाँ लगा के देखा, ठीक है ना, इस तरीके से मूवेबल फैन लगा के देखा। तो देख के इन्होंने जो रिजल्ट पाया वो हैरान कर देने वाला था कि ये पेन जो फैन था वो मूव होने लगा। जो फैन है पंखा है, इस तरीके का कुछ लेबोरेटरी में सेटअप किए हुए एपरेटस होते हैं, बहुत सेंसिटिव फैन यूज किया, तो ये फैन मूव करने लगा। वो हैरान हो गए, यार रेज ने फैन को मूव कर दिया, जरूर इस रेज के अंदर कोई पार्टिकल होंगे जो इससे टकराए होंगे, जिसकी वजह से फैन मूव हुआ। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट निकाल के सामने रख दिया उन्होंने, क्या दूसरा पॉइंट था, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। हैरान कर देने वाली बात थी, फैन मूव कैसे हो सकता है यार, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। तो ये दूसरी अंडरलाइन करने वाली बात थी कि उस रेज के अंदर कुछ पार्टिकल भी हैं यार, और एटम के अंदर से पार्टिकल निकल रहे हैं, यानी हमने तो मेटल लगाया था यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ गए वो, कि तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। तीसरा एक्सपेरिमेंट था कि जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कोशिश की। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका पॉजिटिव हिस्सा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये इसका नेगेटिव हिस्सा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हैरान कर देने वाली बात ये हुई कि जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बेंड होगी, जो रेज थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बेंड होगी। तो यहाँ से उन्होंने दिमाग लगाया कि यार ये रेज कुछ छोटी मोटी रेज नहीं है, इन रेज के अंदर चार्ज भी है जो पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रहा है। तो इन्होंने तीसरा पॉइंट यहाँ से निकाला कि इन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द रेज दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव, ठीक है ना, दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये पॉजिटिव की तरफ बेंड होगी। तो अंडरलाइन कर देने वाली बात यहाँ कौन सी थी भाई, यहाँ अंडरलाइन करने वाली बात थी कि ये पॉजिटिव की तरफ, टुवर्ड पॉजिटिव की तरफ बेंड होगी, जिससे एक बात साफ थी कि इस रेज के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो नेगेटिवली चार्ज है, और वो पार्टिकल है, ठीक है। अगला एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा कि जब इन रेज को टंगस्टन होता है डब्ल्यू, याद होगा सभी को, डब्ल्यू टंगस्टन को बोलते हैं, जो बल्ब के अंदर भी होता है फिलामेंट, डब्ल्यू होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। पूरी रात आप बल्ब को जलाओ, पतला सा फिलामेंट है, पिघलता ही नहीं है, कमाल की बात है। तो टंगस्टन पे जब इस रेज को टकराया गया, जब टंगस्टन से टकराया गया इस रेज को, तो सामने क्या आया, टंगस्टन के टकराने पर, टंगस्टन के टकराने से, ये मान लो ये टंगस्टन है, और इसके टकराने पर ये रेज क्या प्रोड्यूस कर रही थी, ये रेज प्रोड्यूस करने लगी थी क्या, एक्सरे। टंगस्टन के टकराने पर, यानी जो कैथोड रे हैं अगर टंगस्टन से टकराए तो ये एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। तो कैथोड रेज
produce X-ray when they strike on tungsten. Number 4, cathode rays produce X-rays when strike on टंगस्टन. ठीक है ना, टंगस्टन से अगर ये टकराती है तो एक्सरे प्रोड्यूस करती है. तो अंडरलाइन करने वाली बात है, एक्सरे भी प्रोड्यूस करती है यही रेज जो हम आज की डेली लाइफ में यूज करते हैं. और एक्सपेरिमेंट में 5वें पॉइंट पे गए, जब मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा. ठीक है, जब इन्होंने क्या कौन सा फील्ड लगा के देखा, मैग्नेटिक फील्ड लगाकर देखा. तो मैग्नेटिक फील्ड से, जो मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा यहाँ पर इन्होंने, ये होता है इसका क्या साउथ, ये होता है नॉर्थ. तो ये नॉर्थ की साउथ की तरफ बैंड होगी, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड से भी बैंड हो रही थी. ठीक है, तो ये जो फील्ड रेज थी ये मैग्नेटिक फील्ड से भी बैंड हो रही थी. नंबर 5, कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती हैं. तो डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड भी ये एक पॉइंट है जो नोट करना होगा. ये डिफ्लेक्टेड लिखा है मैंने, थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ. डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, नंबर 6 और लास्ट पॉइंट, ये भी बहुत ध्यान देने वाला है. उन्होंने क्या किया, यहाँ से एनोड को हटा दिया, एनोड को हटा दिया और यहाँ पर स्पेशल इन्होंने क्या लगा दिया, एक जिंक सल्फाइड लगा दिया. ये जिंक सल्फाइड है, यहाँ से इन्होंने ये जिंक सल्फाइड लगा दिया. ठीक है, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी. इसे मैं लिख देता हूँ जिंक सल्फाइड. इसको क्या कहते हैं, इसको फॉस्फोरिसेंट मटेरियल कहते हैं. क्या, फॉस्फोरिसेंट मटेरियल. क्या होता है फॉस्फोरिसेंट, ये अंधेरे में चमकता है. इस पे कुछ चीज टकराती है, तो जैसे ये रेज इस पे टकराई, ये रेज इस पे टकराई, तो यहाँ ये चमक आई, ने ग्लो, ये चमक आई. और जब जेडएनएस को देखा तो इसमें जेडएनएस की स्क्रीन पर क्या हो गए थे, गड्ढे हो गए थे इस तरीके से. तो हमने क्या रिजल्ट निकाला कि इसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी है. ठीक है ना, जब ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराती हैं ये रेज, तो इसमें क्या होता है, फ्लोरिसेंट मटेरियल यानी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से टकराती हैं तो ये चमकती है. तो इसका मतलब इसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी है. तो यहाँ से पॉइंट आया, कैथोड रेज पोजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट. ठीक है, तो अंडरलाइन करने वाली बात है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट. तो 6 पॉइंट निकल के सामने आए यहाँ पर. ये बिल्कुल वैसे ही गड्ढे हुए जैसे आप इमेजिन करो, आपने मोम, जो वैक्स होता है, वैक्स की एक बड़ी स्क्रीन है और उस पर कई सारे मार्बल यानी कंचों को अगर खींच के मारोगे तो उसपे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वैसे गड्ढे यहाँ पर आ गए. तो इसी से इन्होंने पॉइंट निकाला कि कैथोड रेज का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी है. तो ये 6 पॉइंट यहाँ से निकाले. और पहला क्या था, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. दूसरा, पार्टिकल, इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, जो फैन मूव कर दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव पोल की तरफ बैंड होगी. टंगस्टन से टकराओगे तो ये एक्सरे प्रोड्यूस कर देती है. मैग्नेटिक फील्ड से भी बैंड हो जाती है. इसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी है, क्योंकि जिंक सल्फाइड जो एक स्क्रीन है उस पर इन्होंने क्या गड्ढे प्रोड्यूस कर दिए. पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी है. तो यहाँ से 6 पॉइंट निकालने के बाद एक रिजल्ट निकाला कि ये जो स्मॉल पार्टिकल यहाँ से निकल के भाग रहे हैं, इनका नाम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो बैंड हो जाते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ. तो अभी तक सिर्फ यही बताया था, इन पार्टिकल, यहाँ पर ये पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. नाम नहीं हुआ था अभी इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी चली थी आगे. तो ये पॉइंट होने के बाद अब
एक क्वेश्चन आता है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? Why cathode rays produce only when pressure of gas inside the discharge tube is very low? यानी जो कह रहा है ये कि प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज वेरी लो। व्हाई? ठीक है ना? आपके नोट्स में ये जो क्वेश्चन और इसका आंसर मैं दोनों सेंड कर दूंगा अभी। हालांकि पुराने नोट्स में तो ये नहीं है, तो आपको मैं दोनों सेंड कर दूंगा। व्हाई प्रेशर जो इनसाइड है वो इतना कम क्यों है? तो आंसर क्या है? बिकॉज गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो गैसेज पुअर नहीं होती, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती थी, लेकिन इसलिए गैस कम लिए, बहुत ही कम प्रेशर लिया है, ना के बराबर 10⁻⁴ ठीक है ना, ताकि इजीली ये मूव कर पाए कैथोड रेज। तो ये जो क्वेश्चन, इसका आंसर दोनों मैं आपके पास सेंड करूंगा, इसको ध्यान से देख लेना। यहाँ तक के एक्सपेरिमेंट में किसी को कुछ भी पूछना है, रेज योर हैंड कि सर ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे हुआ होगा, वगैरह वगैरह। 6 बातें हैं जो मैंने बताई है। जिंक सल्फाइड जो है वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, जो चमकता है अगर इस पे पार्टिकल टकराते हैं तो। यस मिस्टर हर्ष, बताइए। यस मिस्टर हर्ष। सर अगर इसमें हाई प्रेशर होता तो गैस का? वही वही बात वो बता रहा है कि अगर हाई प्रेशर होता तो इसका मतलब गैस ज्यादा है ना यार, बहुत ज्यादा गैस है। तो गैस अगर हाई प्रेशर होता तो ये रेज आगे मूव ही नहीं कर पाती, क्योंकि गैस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसको इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में जो मदद मिल रही है वो लो प्रेशर की वजह से मिल रही है। ये रेज आगे जा ही नहीं पाती फिर। और अगला क्वेश्चन विक्रम, अपूर्वा, बताइए। सर इसका कुछ पार्ट सर हम लोग सर नॉर्मल डे में से जो लाइटनिंग होती है उसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ना सर? क्योंकि सर बिल्कुल एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में सर वो बीच में एयर ही होता है सर, ऊपर क्योंकि ऊपर होता है तो लो प्रेशर में होता है, और फिर लाइटनिंग की जो रे होती है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच में ट्रैवल करती है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी ये लॉजिक इस्तेमाल, क्योंकि वहां प्रेशर बहुत कम है, इतनी ऊंचाई पे प्रेशर बिल्कुल बहुत कम है। विक्रम बताइए। सर अगर करंट को 40,000 वोल्ट कर देते तो? अगर 40,000 वोल्ट कर देते तो वो भी एक हाई करंट होता, स्पीड उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। एक वीडियो है जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, मेरे को बिल्कुल याद दिलवा देना। उसमें ना लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट लाइव किया गया है। एक साइंटिस्ट ने इसको लाइव एक्सपेरिमेंट किया है, वो मैग्नेट से भी आपको दिखाएगा कैसे बैंड होती है लाइट। तो मुझे जरूर याद दिलवा देना कि वो मैं ग्रुप में सेंड करनी है, तो मैं ये तीनों चीजें ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपको, ये लिंक भी और ये भी। ठीक है ना? तो आप उसको देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ यार ये कुछ तो बात है, ये नहीं कि किताबों में पढ़ लिया तो हो गया। तो वहां पर वो हाई वोल्टेज करंट वगैरह सब दिखाएगा आपको। अगर 40,000 वोल्ट का करंट होता है, ये बहुत तेजी से स्पीड में जाती है और ज्यादा। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन बहुत खास था, ये भी मैंने खत्म करवा दिया है, इसको मैं सेंड जरूर करूंगा। अगर मैं भूलता हूँ मेरे को याद जरूर दिलवाना भाई इसको। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके अगले एक्सपेरिमेंट पे, अगली दुनिया में। तो जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो जे थॉमसन ने 1897 ब्रिटेन का रहने वाला ये एक साइंटिस्ट था, जे थॉमसन, ब्रिटिश था थॉमसन। तो कमाल कर दिया, इसने पहली बार बता दिया कि एटम के अंदर भी पार्टिकल होता है और वो चार्ज होता है। ठीक है ना? मतलब 1500 सालों से जो चीजें सोच नहीं पा रहे थे वो चीज इसने लाइव समझा भी दी। ये थॉमसन, नोबेल मिला हुआ है इसको। अच्छा, अब इसका जो अगला काम था वो और भी हैरान कर देने वाला था। इसने चार्ज टू मास रेशियो भी बता दिया। मतलब चार्ज टू मास रेशियो इतना पॉपुलर हुआ, E/m रेशियो। E/m रेशियो, ई होता है चार्ज, एम होता है मास, तो चार्ज टू मास रेशियो भी बता दिया इसने। और जो बताया है, अगर मैं आपको इसके सामने एक बार डिस्कस करता हूँ, इसको जरूर आप देखना इसको।
चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड चैप्टर यानी ऐड हुआ नहीं है, अभी तक नहीं हुआ। चलो ठीक है, आपकी स्क्रीन पे इसको मैं, अब एनसीईआरटी की स्क्रीन है उस पे लाना होगा और दिखाना बहुत जरूरी है भाई। ये इसके बिना तो, स्क्रीन के बिना तो हो ही नहीं पाएगा। चार्ज टू मास रेशियो, ओके, चार्ज टू मास रेशियो। अब इसके लिए एक डायग्राम चाहिए होगा मुझे, और जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में तो इसको मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगा ही। यहाँ तो भाई पूरा बाइजू वगैरह ये ओपन हो गया। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो ज्यादा आसान है। चार्ज टू मास रेशियो, ये है वो एनसीईआरटी का डायग्राम। वो इसमें भी एग्जाम, बस इतना तो बहुत है यार। ओके, एक बार हैंड रेज करना कि आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो या नहीं। रेज योर हैंड। शशांक, देख पा रहे हो इस डायग्राम को? यस सर, क्लियर दिख रहा है। ओके चलो ठीक है, तो इतना तो बहुत है यार। हम कल तो मैं इसको एनसीईआरटी को आपको आपके पास लेके आऊंगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये चार्ज टू मास रेशियो का है। ये आपकी एनसीईआरटी में, आप पेज नंबर चेक कर लेना, फिगर 2.2 दे रखा है आपको एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है कि ऐसा कुछ डायग्राम आप अगर देखोगे तो ऐसा कुछ डायग्राम है ना, पुराने टाइम में जो टीवी आते थे, कई घरों में आज भी इस्तेमाल होते हैं, वो मोटे से टीवी होते थे। अब एलसीडी एलईडी आ गई है, वो बहुत पतली होती है। पहले मोटे से टीवी होते थे, उसकी पिक्चर ट्यूब पीछे से ऐसी ही होती थी। जिन्होंने देख रखा तो भाई वो तो अच्छी बात है। तो जे थॉमसन ने क्या दिमाग लगाया कि उसने पहले कैथोड, ये जो कैथोड रेज है, यहाँ से कैथोड रेज निकाली, स्लिट में से गई, इसे स्लिट बोलते हैं, ठीक है। और उसने ये चार्ज पार्टिकल कितना भारी है कितना हल्का है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं 4 पॉइंट बताऊंगा आपको, इमेजिनेशन भी होने लगेगी, हाँ यार ऐसा हो तो सकता है। देखो, पहले उसने क्या किया, मैग्नेट हटा दो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। अब क्योंकि यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है उस पर क्या चार्ज है, उस पर चार्ज है आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ यहाँ बैंड हो गया और ये यहाँ टकराया, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना जो मैं पूछने वाला हूँ। अगर वो चार्ज पार्टिकल, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो भी चार्ज पार्टिकल है जो भी है, अगर वो हल्का होता है तो वो यहाँ टकराएगा, और अगर ये भारी होता है तो ये इसके सेंटर के पास टकराएगा या सेंटर से दूर टकराएगा। रेज योर हैंड। अगर ये हल्का है तो यहाँ टकराया मान लो, अगर ये भारी होता तो कहाँ टकराता, सेंटर के पास या दूर। रेज योर हैंड। भारी होता तो। मानवी बताइए। अपूर्वा बताइए। सेंटर के पास। अगर ये भारी होता, वेरी गुड, तो ये सेंटर के पास टकराता। अब देखो,
इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है ये अपने हिसाब से सेटअप करके लगा लेंगे। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दी तो ये बढ़ाने के बाद ये सेंटर के पास टकराएगा या दूर टकराएगा? इमेजिनेशन, रेज योर हैंड। अगर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दी तो बताओ, पास या दूर? विक्रम बताइए। दूर। वेरी गुड। अगर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दी ना तो अब ये जो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो और ज्यादा हो गया, तो और जल्दी अट्रैक्ट करेगा, यानी दूर। ठीक है ना? अच्छा चलो एक काम करो, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दी घटा भी दी, ये भी देख ली। अब इस काम करो, इलेक्ट्रिसिटी को भी हटा दो और मैग्नेट को भी हटा दो। रेज योर हैंड। ये कहाँ टकराएगा फिर? ये रेज कहाँ टकराएगी अगर मैं दोनों हटा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हटा दूं तो कहाँ टकराएगी ये? विनीत आप बताइए। सर स्ट्रेट जाएगी। वेरी गुड, ये स्ट्रेट जाएगी और ये सेंटर में टकराएगी। तो देखो मैंने कहा था 4 बातें हैं। एक, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दो तो ये यहाँ टकराएगा। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा अप्लाई कर दो, थोड़ा दूर ज्यादा जाके टकराएगा। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा अगर ये भारी पार्टिकल होता, पास जाके टकराता। तो इलेक्ट्रिसिटी से हमने अंदाजा लगा लिया ये भारी है, हल्का है, कितना है, ये अंदाजा लगा लिया कितना भारी है, कितना हल्का है। अच्छा, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये बिल्कुल सेंटर में, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये बिल्कुल सेंटर में टकरा रहा है। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये ऊपर जाके टकराया। हैवी मैग्नेट लगाओगे और ऊपर जाके टकराएगा। ठीक है ना? तो इन सभी कैलकुलेशन को देखते हुए जो 5 जो डिस्कसिंग पॉइंट हैं वो देखते हुए उन्होंने ये चीज जो थी उसका एक रिजल्ट निकाल दिया। क्या? आपके एनसीईआरटी में, जल्दी से ओपन करो इस पेज को, ये आपके एनसीईआरटी में फिगर 2.2, ठीक है, एनसीईआरटी उसका फिगर 2.2, इसके जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो डिस्कशन के लिए दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, जिनमें से पहला पॉइंट जो है वो यही चीज को बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी और कितनी पॉइंट से वो टकरा रहा है। मैं एक बार रीड करता हूँ आपके लिए। एनसीईआरटी, अब कल से तो एनसीईआरटी इसमें आई जाएगी आपकी। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। अब देखो, greater the magnitude of charge on the particle, greater is the interaction with electric or magnetic field and greater is the deflection। यानी greater electric field अगर आपने अप्लाई कर दिया तो ये ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सेकंड पॉइंट, लाइटर द पार्टिकल, जितना हल्का होगा पार्टिकल उतना जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट है, ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्शन पर असर डाल रही है। जितना स्ट्रेंथ ज्यादा है, जितनी स्ट्रेंथ कम है। तो इस हिसाब से तीनों चीजों को, चारों चीजों को डिस्कशन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो E/M रेशियो है, E/M रेशियो है, चार्ज से मास की रेशियो, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर करके उन्होंने बता दी, ये आएगी आपकी 1.758 इंटू 10⁻11 कॉलम पर केजी, कॉलम पर केजी। ये आपका ये आंसर आ जाएगा इसका, कॉलम पर केजी E/M रेशियो। ये चार्ज टू मास रेशियो 1897 में जे थॉमसन ने बता दिया था। इतना बताने के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था और बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट बताया गया था। वहीं लगभग 10 साल बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पहली बार पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाला कौन? मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट करके पूरा तहलका मचा दिया। इसका नाम था मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये आज का लास्ट एक्सपेरिमेंट है। इसने तो तहलका मचा दिया। उस टाइम इसको नोबेल प्राइज दे दिया गया था। एक्सपेरिमेंट बहुत कमाल का था और इसके एक्सपेरिमेंट ने ये चीज प्रूव कर दी कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। अब दबा के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे
तो यहाँ इसने बता दिया एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कॉलम का चार्ज होता है। पहली बार किसने बताया? मिलिकन ने बता दिया। और मिलिकन के इस जैसे ये पता लग गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इतनी कमाल की डिस्कवरी करके दिखा दी कि सब हैरान रह गए कि E/m रेशियो तो पहले ही पता थी 1.758 × 10⁻11 कोलम पर केजी। और लगभग 10 साल बाद एक साइंटिस्ट ने और कमाल का एक्सपेरिमेंट कर दिया जो न्यूज़पेपर में छा गया। ये इसने चार्ज निकाल दिया। अब सिर्फ मास की बारी थी जो कि एक बच्चा भी निकाल सकता था। तो यहाँ से पहली बार दुनिया के सामने आया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 केजी होता है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि बताई गई थी कि जिस इलेक्ट्रॉन को देख भी नहीं सकते हम अपनी खुली आंखों से, उसका मास पता लगा दिया साइंटिस्टों ने। इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ो, एटम को भी नहीं देख सकते हम खुली आंखों से विद योर नेक्ड आईज। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है ना। तो पहली बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया सामने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने आ गया, और E/m रेशियो ये सामने आ गई। फिर भी कई स्टूडेंट ये बोल देते हैं कि जे थॉमसन का एटम के लिए एक्सपेरिमेंट बकवास था। जो शुरुआत की है, वो सबसे बड़ी शुरुआत की है, वो जे थॉमसन नहीं की है, ठीक है। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने कैसे बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, ये भी आप थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट के बाद इमेजिन करने लग जाओगे। जैसे अभी आपने ये इमेजिन कर लिया कि यार भारी और हल्का इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो बताया जा सकता है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंट्रोल में आ जाए तो। कितनी ज्यादा, कितनी कम, यार इतनी ज्यादा कर रहे हैं तो ये यहाँ स्ट्राइक हो रहा है, इतनी ज्यादा कर रहे हैं तो ये यहाँ टकरा रहा है, ये जहाँ टकरा रहा है उस फ्लोरिसेंट मटेरियल पर। A, B, C 3 पॉइंट है। बाइजू जो ऐप है उससे तो बहुत बढ़िया एनसीईआरटी ने दे रखा है। अभी एनसीईआरटी नहीं है आज की क्लास के लिए, वेरी सॉरी। अगली क्लास के लिए एनसीईआरटी में इसमें लाऊंगा जरूर, ठीक है। तो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखो। मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए फिर से डायग्राम चाहिए, फिर से वही एनसीईआरटी चाहिए। तो मैं एक बार आपको एनसीईआरटी बता देता हूँ, आप कैसे डाउनलोड करो अपने उसमें भी एनसीईआरटी को, जब ये जरूरी ही इतना है और इसके लिए मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। तो आपको सबसे पहले जाना होता है mycbseguide.com। mycbseguide.com ये गवर्नमेंट है और बहुत जल्दी आपको यहाँ आपको जाना होता है आपकी 11th क्लास में। 11th क्लास में जाना होता है आपको केमिस्ट्री सेक्शन में। केमिस्ट्री सेक्शन में आपको जाना होता है, आपको कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाना होता है आपको एनसीईआरटी पीडीएफ में, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, सब मिलेगा यहाँ। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये पीडीएफ है, यहाँ से डाउनलोड करो इसको। ये आ गया आपकी पीडीएफ, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो गई है। तो ये डाउनलोड होने के बाद आपका ये पूरी एनसीईआरटी आपके सामने आ गई है। और अब मैं काश पहले कर लेता यार, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी और अच्छी तरह से समझा पाता मैं। रेज योर हैंड, क्या आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे? प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड, क्या आप देख पा रहे हो? ओ भाई रेज कर भी दिए हैंड। यस धनंजय बताइए, देख पा रहे हो स्क्रीन पे? हाँ सर। चलो ठीक है, तो अब हम अपना जो ऑपरेशन थिएटर है स्टार्ट करते हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ये कैसे ए पे टकरा रहा है, बी पे टकरा रहा है, सी पे टकरा रहा है, ये था। और ये जो पॉइंट है आपके भाई, ये तो है ही बहुत खास, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल ग्रेटर इज द इंटरेक्शन वगैरह वगैरह। 3 पॉइंट है, जितना लाइटर होगा पार्टिकल उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा,
और तीसरा पॉइंट क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है ना, कि कहाँ पर वो टकराएगा। तो E/m निकालने में कामयाब हो गया ये। और फिर चार्ज R. A. मिलिकन जो आया, इसने अगला एक्सपेरिमेंट किया जो हम डिस्कस करने वाले हैं, भाई बहुत खास चीज। थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ, और ये देखो, ये है मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये है मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा इमेजिनेशन अपने दिमाग में बढ़ा लेना भाई। क्या है एक्सपेरिमेंट में? एटोमाइजर, ये एटोमाइजर होता है। ओके, ये एटोमाइजर होता है, ये आपको दिख रहा होगा, कर्सर को ध्यान से देखना, एटोमाइजर होता है। अब इस एटोमाइजर में ऑयल डाल रखा है इन्होंने, ऑयल। इसको स्प्रे करा, स्प्रे स्प्रे कैसे करा? जैसे डिओड्रेंट से करते हैं। डिओड्रेंट का जो चार्ज, जो पार्टिकल का साइज आता है करने के बाद, स्प्रे करने के बाद, उसमें जितने भी पार्टिकल के साइज होते हैं, देखता हूँ कितना साइंटिफिक दिमाग है तुम्हारे पास। डिओड्रेंट जब हम स्प्रे करते हैं तो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट आते हैं। क्या उन सभी टाइनी ड्रॉपलेट का साइज सेम होता होगा? रेज योर हैंड। क्या उन सभी टाइनी ड्रॉपलेट का साइज सेम होता होगा? इमेजिनेशन देख रहा हूँ, साइंस स्टूडेंट है सारे के सारे। धनंजय बताइए, क्या सेम होता होगा? नहीं सर। शशांक बताइए, क्या सेम होता होगा? नहीं सर, क्योंकि बहुत छोटे हैं, ऐसे देख नहीं सकते, तो सेम नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा, चलो अंकल ठीक है, अंकल ओके। विनीत आप बताइए, क्या सेम होता होगा? साइज नहीं होगा, नहीं होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। इतना तो चलो साइंटिफिक दिमाग आपने सही लगा दिया। उनका साइज ना, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सारे साइज बिल्कुल सेम होते हैं। सेम नहीं होता, कुछ बड़ा कुछ छोटा, कुछ बड़ा कुछ छोटा वगैरह, मतलब 19-20 का फर्क, लेकिन बड़ा छोटा साइज होता है, ये बात सच है। वेरी गुड, सही दिमाग लगाया। अब यहाँ पर यही उसी साइज के ये ऑयल ड्रॉप पार्टिकल है। मैं पहले सेटअप बता देता हूँ। ऊपर वाली जो ब्लू कलर की प्लेट है वो है आपकी पॉजिटिव प्लेट, नीचे थोड़ी सी येलोइश प्लेट है जो ये नेगेटिव प्लेट है। यहाँ इन्होंने एक्सरे सोर्स लगा रखा है, यहाँ से एक्सरे जाती हैं, टकराती हैं इससे। टेलीस्कोप देखने के लिए है, ठीक है। ऑयल ड्रॉप के लिए टाइनी होल कर रखा है, छोटा सा स्मॉल होल है, इसमें से छोटे छोटे ड्रॉपलेट नीचे जाएंगे। ग्रेविटी ये कहेगी कि नीचे जाओ, ग्रेविटी तो कहेगी नीचे जाओ, लेकिन ये टाइनी ड्रॉपलेट पार्टिकल आपस में टकरा के, या फिर जो गैस मीडियम है गैसेस से टकरा के ये चार्ज हो जाते हैं। समझो मेरी, मैं हर बात को जो बोल रहा हूँ वो कमाल की बात है और बहुत ऑब्जर्व करने के बाद की बात है। ये आपस में टकराते हैं और ये गैसेस जो है, थोड़ी बहुत जो गैस है यहाँ पर, उससे टकरा के चार्ज हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कॉम्ब को अपने बालों में बार बार ऐसे करते हो तो वो बाल, आपने देखा होगा, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को कॉम्ब उठा लेता है। क्यों? क्योंकि कॉम्ब अब चार्ज हो गया। आपके बालों में हल्का फुल्का तेल था, तो ऐसे ही वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये टाइनी ड्रॉपलेट चार्ज हो गए। एक्सरे सोर्स ने इसको और अच्छी तरह से चार्ज कर दिया। अब टेलीस्कोप से देखने के बाद, और ये कितने भारी हैं भाई, कितने भारी हैं, कितने हल्के हैं, एपरेटस से इसको बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व किया। आपका चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव का आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये आपके हाथ में है। कितने वोल्ट का रखना है, कितने नी का रखना है, सारी सेटअप मशीन है आपके पास यार। कई कई करोड़ों की मशीन साइंटिस्टों को मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी देख लो यार, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो पहला साइंटिस्ट था R. मिलिकन, जिसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की थी। तो वहां पर इन मशीन से इन्होंने जो ये ऑयल, ये कितना नीचे आया, कितना ऊपर गया, वगैरह वगैरह बैलेंस करने के बाद, टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से इस नतीजे पर पहुंचे, जो मैं नतीजा आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। क्या नतीजे पे पहुंचे? देखो भाई, आज फिर से दोबारा अपनी उसी दुनिया में। इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ ड्रॉपलेट का साइज इतना बड़ा था, कुछ ड्रॉपलेट का साइज इतना बड़ा था, कुछ इससे थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, कुछ इससे
बहुत छोटी थी, तो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस पर जो चार्ज कैरी कर रखा है वो कितना कैरी कर रखा है, वो 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम कैरी कर रखा है इस ऑयल ड्रॉप ने। मैंने कहा था सभी ऑयल ड्रॉप का साइज सेम नहीं होगा। अगले वाले पे देखा तो 4.8 10 की पावर माइनस 19 कॉलम। अगले ड्रॉप पे चार्ज देखा उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो 6.4 10 की पावर माइनस 19 कॉलम। अगले ड्रॉप पे देखा तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम। इन सभी वैल्यूज को देखने के बाद मिल्कन के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्यों? क्योंकि वो हैरान हो गया ये देख के कि यार थोड़े दिन पहले जो एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता लगा है कि ये सारी की सारी जो वैल्यू हैं वो मिल्कन ने जो रिजल्ट निकाला, ये सारी की सारी वैल्यू हैं वो इक्वल है किसके, n इंटू में ई के, n जो कि एक 1 2 3 इस तरीके से नंबर है n, और इसकी सबसे छोटी वैल्यू को ऑब्जर्व किया तो पता लगा सबसे छोटी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम। तो देखो इस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगी। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो सबसे छोटी वैल्यू ये मिली उनको। तो वो समझ गया कि एक जो चार्ज है वो कौन कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, और उसकी सबसे छोटी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम। तो यहाँ से उसने ये दिखाया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इतना होता है। ये मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। ऑयल कितना भारी है, कितना हल्का है, कितना वो नेगेटिव प्लेट से दूर भाग रहा है, ठीक है ना, कितनी स्पीड से भाग रहा है। वो 11th में सारा थोड़ा ना बता देंगे वो। मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के 10 से 12 पेज हैं। कब? थर्ड ईयर में, बीएससी थर्ड ईयर में 10 से 12 पेज मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर तुम्हारे 11th में कितना पेज है देख के बता दूं। एक पेज का 1/2 हिस्सा, यानी आधा पेज है बस। वहां 10 से 12 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तो चीजें एक्सप्लेन होती हैं टाइम टू टाइम। रेज योर हैंड, किसी को डाउट हो तो सर ये कैसे आया होगा, सर मिल्कन ने ये कैसे कर दिया होगा। रेज योर हैंड इफ यू हैव क्यूरियोसिटी कि आप यार ये कहाँ से आया होगा, मिल्कन ने ऐसा कैसे कर दिया होगा। यस अपूर्वा बताइए। सर क्यूरियोसिटी, इसको सर डिवाइड भी कर सकते हैं क्या सर? इलेक्ट्रॉन के 1.6 को मान लीजिए 2 से डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन कि सर जो चार्ज है सर उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। सर उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि सर उसको डिवाइड करके और छोटी वैल्यू ले ली? हाँ बिल्कुल उसने ऐसा ही किया था। ये तो मैं अपनी रफली लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि इस तरीके से पता लगा कि सबसे छोटी वैल्यू है वो यही आई है, वो डिवाइड करके ही आई होगी, ठीक है ना। बिल्कुल वो डिवाइड करके ही आई होगी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? विक्रम बताइए। सर चार्ज तो हमने कांस्टेंट लिया था कि बदल कैसे गया सभी में। चार्ज कैसे कांस्टेंट हो सकता है? चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना था ना। उन्होंने क्या पाया, इस पूरी ऑयल ड्रॉप पर जो ये चार्ज हुई, बड़ी ऑयल ड्रॉप थी, तो पूरी ऑयल ड्रॉप पर 1 2 इस तरीके से मैं इसको दिखा दूं तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रखे थे इस ऑयल ड्रॉप ने, ठीक है ना। इस ऑयल ड्रॉप ने सिर्फ 3 ही कैरी कर रखे थे, 1 2 3। इसने 4 कैरी कर रखे थे इलेक्ट्रॉन, इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन कैरी कर रखे थे, छोटी ऑयल ड्रॉप थी। तो वहीं से उसने अंदाजा लगा लिया कि देखो ये ऑयल ड्रॉप चार्ज कैसे हुई थी, ये आपस में टकराई थी या फिर ये गैस से टकराई थी या एक्सरे सोर्स ने इसको चार्ज कर दिया था। और वो जो चार्ज कैरी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन आता है इनका, ठीक है ना, जो चार्ज कैरी करता है। तो यहाँ से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बताया और इसकी इस वैल्यू तक वो इस नतीजे पर पहुंच गए, ठीक है। तो ये था इसका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और ये सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू हैं वो आपके सामने है। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगली क्लास में हम